तो हमने फंडामेंटल राइट्स के डाउट क्लियर करना शुरू किया था, है ना। हमने उसमें आर्टिकल आपको मतलब 21A तक मैंने बता दिया था, जहाँ पे हमें जहाँ पर राइट टू हमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी कि अभी 0 से लेकर 14 तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि अगर किसी भी अगर व्यक्ति का एज अगर 0 से लेकर 14 तक है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी, है ना। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब आज अगर बात करें आर्टिकल 22 से हम लोगों को क्या करना है कि देखना, आज आर्टिकल 22 मतलब फंडामेंटल राइट्स को कोशिश ये करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को आज कंप्लीट ही कर दें, है ना। तो आज देखते हैं कि आर्टिकल 22 और फंडामेंटल राइट्स 35 तक, जो आर्टिकल 35 तक, उस आज किस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं और देखते हैं। बने रहिए इस क्लास के साथ, और ताकि जो भी डाउट्स आप लोग के अंदर रहते हैं वो सारे डाउट्स को क्लियर किया जा सके। और जो आर्टिकल हम लोग का 22 से 35 तक जो हमारा आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल को देखकर आप फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 22 की, तो आर्टिकल 22 क्या है और आर्टिकल 22 में किस चीज़ की बात की गई है, किस चीज़ का जिक्र किया गया, अगर किस चीज़ का जिक्र आर्टिकल 22 में किया गया है। तो आर्टिकल 22 की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेन इन सर्टन केसेस, कि अगर किसी सर्टन केसेस में मतलब ऐसा कोई केसेस हो जिसमें आपको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट किया जा सकता है और कुछ दिन के लिए आपको डिटेन भी किया जा सकता है, ये आपका आर्टिकल 22 करता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 22 में मतलब ये डिस्कस किया गया और आर्टिकल 22 में ये चीज़ को रखा गया है कि आपको किसी भी सर्टन केस के लिए क्या किया जा सकता है कि आपको मतलब डिटेन किया जा सकता है उस चीज़ के लिए। लेकिन आपका जो मतलब जो फंडामेंटल राइट्स उस चीज़ को वायलेट नहीं किया जाएगा। आपको जिस तरह से मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे थे उस तरह का आपका फंडामेंटल राइट रहेगा। उसमें किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स में आपको कमी नहीं की जाएगी और आपका जो भी राइट्स है उसके राइट का वायलेशन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 22 में क्योंकि डिटेन का मतलब मैं एक ये सिंपली ये बता सकता हूँ, जिस तरह से आपने देखा होगा 70 BPSC में भी जिस तरह से मतलब प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट में क्या किया तो खान सर को कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए डिटेन किया गया था, मतलब जैसे पुलिस वगैरह ने उठा के ले, क्योंकि मतलब सरकार को इस चीज़ का भय हो चुका था कि अगर खान सर इस आंदोलन में अगर रह जाएंगे तो क्या हो सकता है कि आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और स्टूडेंट का एक अलग तरह की ऊर्जा आ सकती है। और अगर स्टूडेंट का एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारा प्रोटेस्ट चल रही है प्रोटेस्ट हाई लेवल की पहुंच जाएगा। अगर ये हाई लेवल के प्रोटेस्ट हो जाएंगे तो फिर बीपीएससी में जो 70 BPSC में जो धांधली की गई थी और जिस तरह से मतलब पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा उभर हो सकती थी। इसलिए खान सर को क्या किया गया था कि 1-2 दिन के लिए सर को डिटेन कर लिया गया था, है ना। तो मतलब कि ताकि जो हमारा आंदोलन वो आंदोलन शांतिपूर्वक हो सके और जो भी हमारा काम और शांतिपूर्वक हो सके, उसमें किसी तरह के मतलब धांधली देखने के लिए ना मिले, हमें किसी तरह का मतलब उड़ के देखने के लिए ना मिले, जिस वजह से क्या कि आपको सर्टन केसेस के अकॉर्डिंग आपको मतलब डिटेन किया जा सकता है। ठीक है। अब अगर बात करते हैं आर्टिकल 23 की, तो आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है। तो आर्टिकल 23 की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 23 हमारा ये कहता है कि प्रोहिबिटेशंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, यहाँ पे 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिक और फोर्स लेबर। जैसे आप कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे क्या होता है कि भी ये ज़्यादा करके लेडीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, कि मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, उनका ह्यूमन ट्रैफिक क्या होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये है कि अपन एक कंट्री से लेकर अपन अदर कंट्री में क्या करते हैं, ह्यूमन का मतलब सेल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अगर कंट्री टू कंट्री हो सकता है, हमारा स्टेट टू स्टेट हो सकता है ये चीज़, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे या फिर मतलब उसका मतलब गलत यूजेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ह्यूमन का ट्रैफिक करते हैं, है ना। ट्रैफिक अब जैसे मान लें कि कोई मतलब अगर अंडर एजेस है ना, अंडर एज अगर कोई फीमेल है, अगर उसका मतलब हम लोग ये ध्यान दे सकते हैं कि उसे क्या हम लोग ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक करेंगे जैसे हम स्टेट टू स्टेट कैरी कर सकते हैं, इसे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कैरी कर सकते हैं, कंट्री टू कंट्री से कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस चीज़ को आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिटेड करता है कि हमें किसी भी ह्यूमन्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि फोर्स चाइल्ड, अगर फोर्स चाइल्ड की बात करते हैं, यहाँ पर चाइल्ड लेबर का आपने नाम सुना होगा। चाइल्ड लेबर को एक्चुअली जो ये क्या करता है कि चाइल्ड लेबर को यहाँ पर प्रोहिबिटेड करता है कि जैसे जो भी अगर मतलब व्यक्ति कम से कम एज उसकी 14 होनी चाहिए, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो कम से कम एज 14 होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अगर लॉ के हिसाब से देखें तो उसका एज वर्किंग एज जो होना चाहिए वो कम से कम 18 एज होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड करता है आर्टिकल 23 एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी प्रोहिबिटेड करता है आर्टिकल 23। ठीक है। तो ये 2 चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आर्टिकल 23 2 चीज़ को प्रोहिबिटेड करता है, सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिक को और दूसरी बात यहाँ पर चाइल्ड लेबर को। ठीक है। कि आर्टिकल 24 भी हमें प्रोहिबिटेड करता है किसी भी मतलब चाइल्ड लेबर को फैक्ट्री में काम ना करने देने के लिए। फैक्ट्री में काम करने ना देने का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कोई भी अगर चिल्ड्रंस है अगर वो फैक्ट्री में काम करता है तो फैक्ट्री में जहरीले पदार्थ वगैरह होती है। इस जहरीले पदार्थ से क्या हो सकता है कि उस फैक्ट्री में उस चिल्ड्रन की डेथ भी हो सकती है। और तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया कि आर्टिकल 24 में किसी फैक्ट्री वगैरह में जो कि जहरीले फैक्ट्री है, जहरीले इंडस्ट्रीज़ है, इस इंडस्ट्रीज़ में काम ना करने दिया जाए, ताकि उस जो स्टूडेंट्स है ताकि वो जो चाइल्ड है उस चाइल्ड की लाइफ सेव हो सके। तो आर्टिकल 24 भी यहाँ पर इस चीज़ को करते हैं। लेकिन आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 को अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों चाइल्ड लेबर की बात करती है और यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो आर्टिकल 23 डील करता है इस चीज़ को। ठीक है।
अब अगर यहाँ पे आर्टिकल 25 की अगर डील करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप लोग को पता है कि यहाँ पे हमें रिलीजन राइट दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब क्या है कि अब जो 25 जो हमारा आर्टिकल वो डील करता है, आर्टिकल 25 जो इस चीज़ को डील करता है, आप इंडिया में किसी भी धर्म को मतलब किसी भी रिलीजन को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना कोई फोर्स के अकॉर्डिंग, और किसी भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर राइट्स है, आपको ये कोई भी फोर्सफुली नहीं कर सकता। अगर आपको कोई ये चीज़ फोर्सफुली करवा रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, और आप चाहे तो उस पर केस भी कर सकते हैं, और उस व्यक्ति पर केस भी अच्छे तरीके से चलाए जाएंगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघन की गई है। और जब भी अगर किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघन होती है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट इस पर एक्शन लेती है। ठीक है, अब अगर बात करें आर्टिकल 26 की, तो आर्टिकल 26 की अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 26 हमें ये राइट्स देता है कि यहाँ पर मतलब किसी भी रिलीजन्स का जो ऑफिस वगैरह होता है उसी को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लें कि मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, गुरुद्वारा की बात करें, मतलब इस तरह के हमारे जैसे चर्चेज वगैरह हो गए, उन सब अगर मतलब किसी भी अगर रिलीजनल प्लेसेज है तो उसका जो मैनेजमेंट होगा, जैसे उसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह हमारे आते हैं, जैसे है ना, उसमें लोग डोनेट करते हैं, तो उस तरह का जो भी मैनेजमेंट होगा सारा जो हमारा आर्टिकल 26 है वो आर्टिकल 26 हमें इस चीज़ का प्रोवाइड आर्टिकल 26 हमें ये चीज़ प्रोवाइड करवाता है ताकि हम उस चीज़ को सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें यहाँ पे आर्टिकल 27 की, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लें कि अगर यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर कोई आप डोनेट करना चाहते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन पैलेस पर। अगर आप सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ये आपको ये चीज़ एक ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं कॉमर्स के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ कि जो कोई भी मतलब रिलीजनल पैलेस होता है वो क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब ये है कि उसका जो मोटिव होता है वो किसी भी मतलब अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो किसी भी मतलब इंडिविजुअल की सेवा करनी होती है, किसी भी इंडिविजुअल को मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है, या फिर किसी फैमिली को सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। मतलब इसका जो मोटिव होता है वो सिंपली यही होता है कि सर्व टू सोसाइटी। सबसे सिंपल आपको यह ध्यान रखना है, सर्व टू सोसाइटी मतलब सोसाइटी की क्या करना, सेवा करना है। तो ये इसे हम लोग एनपीओ भी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम जैसे पेमेंट रिसीव करना जो होता है, हमारा पेमेंट अगर करना हो, हमें पेमेंट रिसीव करना हो, सब्सक्रिप्शन देना हो, डोनेशन देना हो, तो सारा हमें आर्टिकल 27 प्रोवाइड करवाता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये हमें राइट्स होता है कि हम किसी भी धार्मिक प्लेसेस पर, किसी भी रीजनल प्लेसेस पर उसके लिए पेमेंट हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 27 में एक बात ये भी है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम अपने रिलीजन को किस तरह से प्रमोट करें ताकि जो हमारा मतलब जो रिलीजन हो और दूसरे लोग भी इस चीज़ को हमारा अपना ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टैक्सेस भी दे सकते हैं, और इसके लिए हम पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। हमें कोई इसके लिए बाध्य नहीं कि हम इसके लिए पेमेंट रिसीव नहीं करते, हम अपने धर्म का मतलब प्रमोशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये भी राइट है कि हम अपने धर्म का भी प्रमोशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं है, हमें कोई रोक भी नहीं सकता है, हम इसका पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। ताकि क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रमोट करने में क्या होता है कि हमें एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो एक्सपेंसेस जो एनपीओ है जिसका मतलब मोटिव ये होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका कोई मोटिव ही यही है कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं से उसे मतलब क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट बैलेंसेस होंगे अकाउंट में, जब भी जाके वो क्या कर पाएंगे, अपनी चीज़ का मतलब प्रमोशन कर पाएंगे। तो प्रमोशन के लिए इसका जो मेन सोर्सेज है वो जो इसका मेन सोर्सेज क्या है, तो सब्सक्रिप्शन है एंड दूसरा डोनेशन है। ठीक है, ये दो चीज़ों पर एनपीओ टिकी हुई होती है। इसके लिए हम पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, पेमेंट दे भी सकते हैं। अपने ध्यान ये भी रखते हैं, हम अपने मतलब रिलीजन का क्या करते हैं, प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो ये हमें कौन राइट देता है, तो आर्टिकल 27 हमें ये राइट देती है। ठीक है, अब आर्टिकल 28 की बात करें तो आर्टिकल 28 हमें ये राइट्स देता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब अपने धर्म के लोग अपने रिलीजन को लेकर किस तरह हम इसका प्रमोशन तो अब कर चुके हैं, तो इसके लिए कोई रिलीजन जो मतलब प्लेसेस होना चाहिए, इसके लिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो हम अपने मतलब रिलीजन को लेकर क्या कर सकते हैं कि किस तरह हम अपना एजुकेशन को लेकर मतलब रीजनल एजुकेशन को हम लोग किस आगे मोटिवेट करेंगे, मतलब किस तरह आगे प्रमोशन करेंगे, इसके लिए हम अपना एक इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं। तो ये जो राइट्स हमें देता है वो आर्टिकल 28 देता है। आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें रिलीजन फ्रीडम्स मिलती है यहाँ पर। ठीक है, और हम किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। लेकिन अगर हमें कोई इस चीज़ के लिए फोर्स करता है कि नहीं आपको यही धर्म को अपनाना है, इसी धर्म को मानना है, इसी धर्म को ये करता है, फिर यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघन हो रही है। फिर मैं आगे यही कहूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट सबको जाने का राइट्स है या फिर हाई कोर्ट आपको जाने का राइट्स है। तो अपने राइट्स को समझे और अपने राइट्स को यूज़ करें। आर्टिकल 29 में सिंपली ये बात कहा गया कि यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। ठीक है, आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 हमें ये राइट्स देता है यहाँ पे किसी मतलब आर्टिकल 30 ये हमें राइट देता है कि किसी माइनॉरिटीज़ का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन किया जा सकता है और वो भी एजुकेशन ले सकता है। तो आर्टिकल जो 30 हमारा वो यहाँ पे हमें ये राइट्स देता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ में वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकता है कि एडमिशन ले सकता है और वहाँ पर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें जो राइट मिलता है ये राइट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 हमें देता है। ठीक है, आर्टिकल 31 की बात करते हैं, यहाँ पे कंपल्सरी ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का था। तो यहाँ पे इसे क्या करते हैं, इसे रिपील कर दिया गया इस आर्टिकल्स को, है ना, मतलब इस आर्टिकल को हटा दिया गया। ये पहले फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स नहीं आफ्टर केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि उस समय ये बहुत बवाल वगैरह भी चला था और बहुत ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट में डिबेट वाला का सेशन बना था। उसी राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स था लेकिन अभी इसे हटा दिया गया है। फंडामेंटल राइट अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ये कैसी राइट्स है, तो ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 32 जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि आर्टिकल 32, क्योंकि अभी अगर सिंपली मैं बात करूँ तो आर्टिकल 32 के बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसलिए ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम अब अगर हमारे राइट्स का मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारे पास ये राइट्स होता है कि हम खुद अपने राइट्स का सही यूज़ कर हम सुप्रीम कोर्ट जा सके, हमें वहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया, इस राइट्स को मतलब हमें क्या किया जा सके कि इस राइट्स जो हमारा वायलेशन, इस राइट्स का वायलेशन जो हम मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें न्याय मिल सके और वहाँ पे जस्टिस मांगकर हम अपने मतलब अपने फ्रीडम्स को और अपने राइट्स को एंजॉय कर सके। कि दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से मैंने आर्टिकल 19 के बारे में ये बताया था आपको कि आर्टिकल 19 इज द बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि इसको मस्ट नोट करने अपनी कॉपी में कि आर्टिकल 32 जो है उसे द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो आर्टिकल 32 आपको कहना है। और अगर ये पूछ ले कि बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। कि अब अगर आर्टिकल 33 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 33 के बारे में ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट्स के पास ये पावर होते हैं कि कुछ समय के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है कि खत्म किया जा सकता है। जैसे कुछ समय के लिए नहीं कि कंप्लीट, जैसे मान लें कि अगर देश में इमरजेंसी लागू हो गया तो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाता है कुछ देर के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, तो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। ये कुछ स्पेशल केस में हो सकते हैं, बाद बाकी कभी भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब अगर बात करें आर्टिकल 34 की, तो आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में, यहाँ पे भी आपको कुछ केसेस ध्यान रखना कि अगर देश में या फिर देश के कुछ एरिया में या फिर कुछ स्टेट्स में या फिर कोई स्टेट्स में या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर क्या होता है कि उस एरिया में अगर मार्शल लॉ लग जाता है, तो अगर मार्शल लॉ जैसे लगते हैं वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। और जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर आर्टिकल 32 का यूज़ करके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर मार्शल लॉ को लगा दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास ये राइट है, और आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग अब मार्शल लॉ अगर लग जाती है तो फिर आपका फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पर खत्म कर दी जाती है। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी के केस में भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब अगर आर्टिकल 35 की बात करें तो आर्टिकल 35 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 35 यहाँ पे क्या हमें मतलब बताता है कि आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग कि लेजिस्लेशन टू गिव अफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि यहाँ पर लेजिस्लेशन कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकता है अगर कुछ प्रोविजंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। जब तो पहले से लेकर अभी तक मैंने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मैंने टोटली कंप्लीट कर दिया, और इसी के साथ आपका फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होता है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सिंपली वो ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 को आपको ध्यान रखना है, उसमें स्टेट फंडामेंटल राइट्स का उसके डिफिनेशन दिया गया। अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो आप अभी इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। अगर आर्टिकल 15 की बात करें तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, या किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, न रेस के अकॉर्डिंग, न सेक्स के अकॉर्डिंग, न प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, न कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग, न रिलीजन के अकॉर्डिंग, मतलब किसी भी अकॉर्डिंग वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट आपके साथ नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐड करवाया था, और ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारे खड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि कौन ऐसा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आर्टिकल 17 आपको ये भी याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको मोटा मोटी अभी अब क्लास खत्म होने के ऊपर तक मैं बता रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आर्टिकल 21 की बात करूँ तो आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 21A की अगर मैं बात एजुकेशनल राइट देता है, जैसे मान लो एलिमेंट्री एजुकेशन आपको 0 से लेकर, अगर आपकी उम्र 0 से लेकर 14 तक है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। आर्टिकल 25 से 28 की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 25 से 28 आपको रिलीजन राइट्स दिए गए, या किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि किसी के दबाव में आकर आपको किसी भी रीजन को एक्सेप्ट नहीं करना है। अब बात बाकी आर्टिकल 19 के बारे में कोई ये ध्यान रखना कि इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के बारे में कोई ये याद रखना है कि आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा कहा जाता है, और आर्टिकल 19 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी कहा जाती है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज याद रखना। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है, पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पे 24/7 आप लोग के लिए उपलब्ध हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। जय हिंद।